नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देश की राजनीति में घट रही कुछ प्रमुख घटनाओं पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अभय कुमार दुबे होंगे। हम सब ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को शायद ये उम्मीद थी कि सूरत के सत्र न्यायालय के द्वारा उन्हें जो सज़ा मिली है उससे छूट मिल जाएगी और हम सब ये भी जानते हैं कि वह सज़ा उन्हें एक भाषण के कारण मिली है और वह पूरी तरीके से एक ऐसी सज़ा है जो कि उस मामले में अधिकतम सज़ा हो सकती थी। लेकिन आज फिर से उस सज़ा को कायम रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर जो उन्हें उससे निकाला गया है, वह स्थिति कायम रहेगी और यह भी कि अगर उन्हें ऊँची अदालत से यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अगर कोई छूट नहीं मिलती है, तो फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे मसले हैं जो हाल-फिलहाल में हमारी राजनीति पे में छाए हुए हैं। हम इन सभी मसलों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल मैं आज की इसी घटनाक्रम से पूछना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी की सज़ा को जारी रखने का फैसला सूरत की न्यायालय के द्वारा दिया गया है, वह क्या हमारे मौजूदा दौर की जो राजनीति है, उस पर कोई गहरा प्रभाव डालेगी? जो अलग-अलग दल अपने एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस की यह कोशिश थी कि वह अपने आप को विजयी मुद्रा में प्रस्तुत करेगी। तो क्या उसको उससे झटका लगा है? और आज जब यह निर्णय आया, तो इस निर्णय में भी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उनकी बातों में भी बार-बार ये मुद्दा सामने आया कि जो एक मोदी समूह है या मोदी सरनेम रखने वाला जो समूह है, उसकी बेइज़्ज़ती राहुल गांधी ने की है, ओबीसी की बेइज़्ज़ती की है। ये बार-बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। तो जो राजनीति की का जो पूरा नैरेटिव है, उस पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी-अभी आपका प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सीएनबीसी आवाज़ अड्डा पर इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहा था और वहाँ 2 मुअज़्ज़िज़ वकील हमारी चर्चा में थे और उन दोनों ने इस बारे में कानूनी स्थिति साफ़ की और उससे मेरे ख़्याल से हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं, उनको भी परिचित होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कानूनी स्थिति के अनुसार राहुल गांधी के जेल जाने की संभावनाएँ, जेल जाने का अंदेशा ना के बराबर है और है भी तो वो बहुत ही कम है और बहुत आगे चलकर निकल सकता है। फिलहाल उनका जो सेंटेंस यानी उनको सज़ा दी गई थी, सज़ा मुलतवी है, लेकिन उस सज़ा को स्थगित नहीं किया गया है। उसको उसके ऊपर एक स्थगन आदेश नहीं दिया गया, ये एक तकनीकी स्थिति है। अगर स्थगन आदेश दे दिया जाता, तब राहुल गांधी ये दावा कर सकते थे कि उन्हें उनकी सांसदी वापस दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात नहीं मानी अदालत ने, इसलिए अब वो अपनी तुरंत इस आदेश के परिणाम स्वरूप अपनी सांसदी का दावा नहीं कर सकते। अब इसके लिए उन्हें और बड़ी अदालत में जाकर वो दावा करना पड़ेगा, लेकिन उनके जेल जाने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इस मसले द्वारा राजनीति को प्रभावित करने का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि शुरू-शुरू में इस मसले में राजनीति को प्रभावित करने की संभावना थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, न तो उन्हें संसद में अपनी बात रखने दी जा रही है और ना उन्हें उनसे सांसदी भी उनसे बहुत जल्दबाजी में छीन ली गई। तो एक उनके पक्ष में एक हमदर्दी का माहौल बन रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस के कुछ समर्थक और राहुल गांधी से हमदर्दी रखने वाले लोग भी कहने लगे थे कि अगर राहुल जी जेल चले जाएँ तो शायद उनको ज़्यादा राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन धीरे-धीरे ये मसला लंबी कानूनी लड़ाई में चला गया है और जो मसले लंबी कानूनी लड़ाई में चले जाते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक पलड़ा झुक जाएगा इस मसले की वजह से या झुकना शुरू हो जाएगा या राहुल गांधी या कांग्रेस को इसकी वजह से कुछ हमदर्दी प्राप्त होगी, इस प्रकार की संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो गई हैं। दूसरी तरफ भाजपा ओबीसी वाले मसले को उठाकर इसको भुनाना चाहती है, तो भाजपा को भी इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, मेरा मानना है। भाजपा कुछ अपनी बात कहनी है, उसे वो कहेगी राहुल गांधी के खिलाफ, जो पहले उसने कही थी कि वो मोदी सरनेम, मोदी जाति सूचक उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने कुछ अपमानजनक बातें कही हैं, इसलिए उन्होंने पिछड़ी जातियों का अपमान किया है। लेकिन इस प्रकार का कोई लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तर्क देकर भाजपा को कोई पिछड़ी जातियों के वोट अतिरिक्त मिल जाएंगे या राहुल गांधी ने जो वहां पर कोलार में कहा है फिर से कि वो जातिगत संरचना के समर्थक हैं, तो उससे उनको पिछड़ी जातियों के वोट अचानक बढ़ जाएंगे। और उन्होंने इस मसले को बाद में जोड़ा भी है, आज जोड़ा भी है इस मसले को उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल से।
तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से दोनों ही पक्षों को कोई लाभ होने वाला है। अब ये मसला कानूनी लड़ाई में चला गया है और अभी कानून कई ऐसे मुकाम हैं जो जिन पर राहुल गांधी अपनी कानूनी लड़ाई देर तक चलाते रह सकते हैं। तो इससे भविष्य में कांग्रेस की राजनीति प्रभावित हो सकती है अगर ये 24 तक ये मसला खींचता रहा और राहुल गांधी को चुनाव ना लड़ने का मौका मिले तो। देखिए, राहुल ऐसी स्थिति, ये जो स्थिति है कि राहुल गांधी को चुनाव न लड़ने का मौका हो, ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि जब जैसे ही ये ऊंची अदालतों में मामला जाएगा, उसके बाद में इस मामले में राहुल गांधी को, मेरा अपना अनुमान ये है कि उनको कानूनी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर से वो उस बीच में जेल के तो बाहर रहेंगे लगातार वो, और चुनावी और जो कांग्रेस का प्रचार है और कांग्रेस का नेतृत्व है वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के वो सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त कांग्रेस में जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो भी नेता हैं, उनमें राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस की पूरे देश में नुमाइंदगी करता है और जिसके नाम पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, कहीं ज्यादा मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, लेकिन वोट राहुल गांधी के नाम पे ही मिलते हैं। ऐसी हैसियत न प्रियंका गांधी की है और न ही ऐसी हैसियत सोनिया गांधी की है, और किसी नेता की तो है भी नहीं। जी। एक और राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में भी इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि आज अडानी ने शरद पवार से मुलाकात की है और जी। भी अगर हम मीडिया के विमर्श को भी देखें तो ऐसा लगता है कि अडानी मुद्दा पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो क्या हम एक ऐसी स्थिति को बनते हुए देख सकते हैं जहाँ पर दूसरे कई सारे मुद्दे तो हावी हो गए, पर जो अडानी का मसला था वो धीरे-धीरे करके विमर्श से गायब होता चला जा रहा है और सफलतापूर्वक सरकार ने इसका एक मैनेजमेंट कर लिया। क्या ये स्थिति है? मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि देखिए, अगर अदानी के मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा होगी तो वो विमर्श में रहेगा। अगर अदानी का मुद्दा केवल पिंक पेपर का मामला रह जाएगा, पिंक पेपर मीन्स जो आर्थिक प्रश्नों पर निकलने वाला मीडिया है, उसका मसला रह जाएगा, तो फिर अदानी का मसला धीरे धीरे चर्चा से तिरोहित हो जाएगा। शरद पवार ने अदानी के प्रति हमदर्दी दिखाई है और उनके मुद्दे को बताया कि खास मुद्दा नहीं है। सीधा मतलब ही उसका ये है कि इस मुद्दे का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शरद पवार के कथन का मतलब ये है, ना संयुक्त संसदीय समिति बनने से कोई फायदा होगा और ना ही अदानी वाले मसले पे कुछ हंगामा करने से कोई फायदा होगा। तो अदानी को लगा होगा कि शरद पवार हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनसे मिलने गए होंगे, या उसका और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में अगर अदानी के मुद्दे को राजनीतिक मसला विपक्ष बना पाएगा तभी इससे कुछ लाभ होगा, वरना तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो 2 महीने में जांच पड़ताल करके कुछ फैसला देगी। हो सकता है सेबी अदानी के ऊपर थोड़ा जुर्माना लगा दे। सेबी ये काम भी करती है कि भाई आपने ये काम गलत किया, अदानी को जुर्माना अदा कर देंगे और इस 2 महीने में अदानी बड़े पैमाने पर अपना कर्जा चुका रहे हैं। कर्जा चुकाने से उनके बिजनेस में जो डेट और इक्विटी उसका जो असंतुलन था पूरा का पूरा, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा था, वो भी संयमित हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा कर्नाटक के चुनाव की तरफ। तो कर्नाटक में इन दिनों बहुत सारे टीकाकार ये मान रहे हैं कि भाजपा की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। उसके कई सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस में शामिल हुए और आज के दैनिक भास्कर में संजय कुमार का एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमेशा ही कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट मिला है, कम से कम पिछले 4 विधानसभा चुनाव में। और उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस थोड़ा-सा भी अगर कुछ ज़्यादा वोट हासिल कर पाए, जितना उसको पिछली बार वोट मिला था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस जीत सकती है कर्नाटक का चुनाव। तो कर्नाटक की इस चुनावी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक प्रश्न मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या हिमाचल प्रदेश को और कर्नाटक को हम देखें, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वह अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया है कि हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्रीय नेता की उपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं है, खराब है उसकी हालत। भारतीय जनता पार्टी पराजय को देख रही है। मतलब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी तरीके से अपनी स्थिति को संभाला नहीं और कुछ कुदरती लाभ उसे घटनाक्रम का नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से कर्नाटक में चुनाव हार जाएगी। उसकी सरकार के खिलाफ काफी भीषण एंटी इनकम्बेंसी है। जब एंटी इनकम्बेंसी का सर्वे होता है तो 57% और उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी निकलती है। जब चुनाव मुहिम की शुरुआत में 57% एंटी इनकम्बेंसी निकल रही है और अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रक्रिया में, तो वो वोट 10 मई तक, वोट पड़ने के पहले पहले तक वो बढ़कर 75-80% हो जाएगी। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की शर्तिया पराजय। और ये बात बिल्कुल सही है संजय जी की कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो भाजपा के मुकाबले बहुत व्यापक है।
कर्नाटक में। भाजपा केवल लिंगायतों में सीमित है और भाजपा ने अभी तक की जो रणनीतियां अख्तियार इस चुनाव से पहले जो कोशिशें की थी उसमें लिंगायतों से बाहर जाने का उसने प्रयास ही नहीं किया था। इसलिए किसी समुदाय ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो केवल लिंगायत और येदियुरप्पा में ही संतुष्ट थी। लेकिन इस बार उसे लग रहा है भाजपा को कि अगर उसे लिंगायतों में सीमित रही तो कर्नाटक में उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि वो जनता दल एस यानी देवगौड़ा की पार्टी का जो समर्थन आधार है, वोक्लिगा जो है, उन वोक्लिगाओं को अपनी ओर खींचे। इसके लिए उसने आरक्षण नीति में परिवर्तन किया है और जो पसमंदा मुसलमानों को जो आरक्षण मिला था उनसे वो आरक्षण लेके वो बांट दिया है लिंगायतों में और वोक्लिगाओं के बीच में। देखिए, कर्नाटक में जो ओल्ड मैसूर यानी पुराने मैसूर का जो इलाका है उसमें भाजपा हमेशा से बहुत कमजोर रही है। वह मुख्य लड़ाई जनता दल एस और कांग्रेस के बीच रही है। इस बार भाजपा वहां घुसपैठ करना चाहती है और उसका लिए भाजपा को जो प्रेरणा प्राप्त हुई है उसका जो स्रोत है बड़ा दिलचस्प है। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल एस के ज्यादातर वोट जो हैं वो भाजपा में चले गए थे, क्योंकि जनता दल एस लोकसभा की लड़ाई से बाहर थी। कांग्रेस और भाजपा में हो रहा था और वो कांग्रेस विरोधी वोट है जनता दल एस के पास जो होता है। तो भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो जो वोट जनता दल एस से निकलकर उसके पास आए हैं वो दोबारा जनता दल एस में न जाने पाए। और अगर भाजपा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई तो आप समझ लीजिए कि देवगौड़ा की कर्नाटक में राजनीति की खाट खड़ी हो जाएगी। ये विधानसभा चुनाव हो सकता है राज्य की राजनीति में उनके प्रभुत्व का अंतिम चुनाव हो, अगर वो अपने उस जनाधार को भाजपा से दोबारा नहीं खींच पाए। और भाजपा कांग्रेस के मुकाबले तभी लड़ सकती है इस चुनाव में जब वो जनता दल एस के वोटरों को जनता दल एस में वापस जाने से रोक पाए। उन वोटरों ने भाजपा का रास्ता देख लिया है लोकसभा में, तो सारे वोटर तो जनता दल एस में वापस नहीं आएंगे। जनता दल एस उम्मीद कर रहा है कि एक बड़े पैमाने में कुछ वोटर उसके पास जरूर जाएंगे ताकि वो विधानसभा की चुनाव की लड़ाई में बना रहे। इस तरीके से कर्नाटक में पूरी लड़ाई हो रही है। कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से, कांग्रेस के पास नेतृत्व भी है और अगर लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के लोकप्रियता में जो सिद्धरमैया है वो सबसे आगे है। तो बुरी स्थिति है। भाजपा की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस लिहाज से देखा जाए कि सारे देश में जो भ्रष्टाचार के प्रश्न पर बहस चल रही है तो उसके बीच में कर्नाटक का चुनाव आ गया है, वहां भी भ्रष्टाचार के प्रश्न पर बहस चल रही है। तो वहां पे विपक्ष जो है सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार का, और वो पहली नजर में देखने में लगता है कि वो आरोप चिपक भी रहा है। भाजपा को मुश्किल हो रही है उस आरोप का जवाब देने में। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता कांग्रेस को बहुत ईमानदार मानती है, लेकिन चूंकि सत्ता भाजपा के पास थी इसलिए कटघरे में तो भाजपा ही खड़ी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने जो जनता दल सेक्युलर का उदाहरण दिया, तो उसका अर्थ यह भी है कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल भी जाती है, तो ये निश्चिंत नहीं हो सकती है कि अच्छा लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। उसको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो पूरा खेल नहीं, विधानसभा जीतने का कोई ये अपने आप मतलब नहीं निकलता कि आप लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। वो पुराने दिन थे, वो दिन जा चुके हैं। न दिल्ली में ऐसा होता है, न कर्नाटक में ऐसा होता है, न राजस्थान में ऐसा होता है, न मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, न छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। ऐसा दरअसल कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने जीत लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी की सीटें उनसे ज्यादा थी, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा था पश्चिम बंगाल में भी। उसके बाद भाजपा फिर विधानसभा चुनाव में हार गई। तो विधानसभा चुनाव अलग चीज है और लोकसभा चुनाव अलग चीज है। लोकसभा चुनाव में अगर जीतना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को न केवल अपना जनाधार अपने पास रखना होगा, बल्कि अपने साथ कुछ और अतिरिक्त वोटों को भी जोड़ना होगा। अगर भाजपा के पास उसका जनाधार भी कायम रहा, उसके साथ वोक्लिगाओं के वोट भी मिल गए, तो भाजपा फिर से बड़े पैमाने पर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीत सकती है। दो अलग-अलग मुद्दों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला मुद्दा तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो गवर्नर हैं, उनके पास जो यह शक्ति मिली हुई है कि अगर कोई विधानसभा से कोई कानून बनकर जाता है, कोई विधेयक पास होता है, तो उस पर वो लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। तो उनकी माँग है कि उसकी एक समय सीमा तय की जाए और इसका समर्थन ममता बनर्जी ने भी किया है और बहुत सारे दूसरे ऐसे राज्य हैं जो कि गैर भाजपा शासित हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका को भी देख सकते हैं, जहाँ पर इस तरीके के जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, वो काफ़ी हद तक मनमाना व्यवहार करते हैं।
तो आप इस पूरी घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? और क्या आपको ये लगता है कि जो राज्यपाल है उसकी शक्ति को सीमित किया जाना चाहिए या इससे क्षेत्रीय शक्तियों का मनमानापन बढ़ सकता है? देखिए, इसमें क्षेत्रीय शक्तियों के मनमानेपन पड़ने की बात नहीं है, और अगर ये मांग उठाई जा रही है तो राज्यपाल के अधिकारों को सीमित करने की मांग नहीं है ये। ये दरअसल राज्यपालों को उनके अधिकारों का समुचित इस्तेमाल करने की मांग है। राज्यपाल अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल ना करें, और राज्यपाल अपने अधिकारों एग्जीक्यूटिव भूमिका में, यानी कार्यकारी भूमिका में ना आ जाएं। वो अपने आप को एक दूसरी अलग किस्म की समांतर सरकार के रूप में ना देखने लगे। जो उन्होंने मांग की है स्टालिन ने, और ममता बनर्जी ने भी उनका समर्थन किया है, और भी लोग उनका समर्थन इस सवाल पे करेंगे। दिल्ली से भी समर्थन मिलेगा, तेलंगाना से भी समर्थन मिलेगा, उड़ीसा से भी समर्थन मिलेगा, सब जगह से उस बात को समर्थन मिलेगा। तो जो क्षेत्रों में राज्यपाल जो भूमिका निभा रहे हैं, वो भूमिका वैसे भारत के इतिहास में कभी राज्यपालों ने नहीं निभाई। राजभवन एक तरह से समांतर सरकार के केंद्र बन गए हैं, और राज्यपाल बिल्कुल ऐसा इस तरह आचरण कर रहे हैं जैसे कि वो समांतर मुख्यमंत्री हों। ऐसी हालत में ये क्षेत्रीय शक्तियों वाला मसला नहीं है। ये मसला सीधे सीधे ये है कि केंद्र सरकार, चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और और वैसे भी तकनीकी रूप से राज्यपाल गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देता है राज्य की कानून और व्यवस्था के बारे में, या किसी राजनीतिक संकट के बारे में रिपोर्ट देता है, तो वो बिल्कुल केंद्र सरकार के वफादार दिखाई पड़ रहे हैं। और केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल है, उसके राजनीतिक हितों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये राज्यपाल का काम नहीं है। बिल्कुल। और ये प्रवृत्ति शायद ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में। हमेशा से रही है, लेकिन अभी बढ़ी है प्रवृत्ति, ऐसा मुझे बढ़ी लगता नहीं, ये एक खास तरह की प्रवृत्ति है जो मुझे लगता है पिछले 1 साल से पैदा हुई है। है। अगर आप देखेंगे, ये भाजपा के पिछले शासनकाल में भी नहीं थी। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू हैं, एक तो राज्यपालों का आचरण, और दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारियों का आचरण। यानी जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका आचरण। इन दोनों आचरणों ने मिलकर एक खास तरह से एक विपक्ष विरोधी भूमिका अख्तियार कर ली है। गैर भाजपा दल जो हैं, उनका विरोध करने की या उनके हितों को कमतर करने की गिराने की भूमिका अख्तियार कर ली है। जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत ही रोचक मामला चल रहा है कि जो एक लिंग के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, यानी लेस्बियन और गे लोग। तो ये पूरा मसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहाँ केंद्र सरकार बार-बार यह कह रही है कि ये कुछ शहरी अभिजनों का विचार है और इसका वो विरोध कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप ना करे। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये सिर्फ शहरी अभिजनों का मसला नहीं है, बल्कि इसको हमें ज़्यादा व्यापक रूप में देखने की ज़रूरत है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम खुद को एक लोकतांत्रिक देश मानते हैं, तो क्या हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा अल्पसंख्यक समूह, जिसके पास बहुत ज़्यादा वोट का आधार नहीं है, जो राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसके हितों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा व्यापक स्तर पर इस मुद्दे को देखना चाहिए? देखिए, इसके 3 पहलू मेरी निगाह में आते हैं। बात बहुत बड़ी है, बहुत संक्षेप में कहा जाए। इसका एक पहलू तो ये है कि अ, ये पूरा आंदोलन जो एलजीबीटी का आंदोलन है, ये पूरी तरीके से पश्चिम से प्रेरित आंदोलन है, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह पश्चिम में वो लोग तरह-तरह के मुखौटे लगाकर या एक खास तरह की गोलबंदी करके अपनी मांगों को पेश करते हैं, बिल्कुल उसी की नकल में भारत में ये आंदोलन चलता है। लेकिन इससे इस आंदोलन का महत्व कम नहीं होता। इससे इस आंदोलन का महत्व कम नहीं होता। इस आंदोलन की जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है सरकार को, वो महत्वपूर्ण है। वो जवाब ये है कि ये इसका अर्बन एलीट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक किस्म की प्रवृत्ति है। ये कुदरत द्वारा दिया गया एक जो सेक्सुअल रुझान है, जो एक व्यक्ति में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। वो शहर में पैदा हुआ है, एक अभिजन वर्ग में पैदा हुआ है, या गाँव में पैदा हुआ है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा पहलू इसका ये है। और इसका तीसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंचालक ने अपने भाषणों में कुछ इस तरह की बातें कही हैं पिछले दिनों, जिसमें वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो समलैंगिकता है, समलैंगिकता को पश्चिम के मुकाबले अधिक हमदर्दी के साथ देखा जाता रहा है, और समलैंगिकता भारतीय समाज का एक स्वाभाविक अंग है। इसमें भारतीय समाज में पुराने जमाने में कोई खास आपत्ति वगैरह नहीं होती थी।
जिसको होमोफोबिया कहते हैं, वो भारतीय समाज की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है, वो पश्चिमी समाज की समस्या है। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ये बात कह रहे हैं, जो ठीक बात है उनकी, तब फिर और केंद्र सरकार इस प्रकार का हलफनामा दायर कर रही है, तो ये बात उसके खिलाफ जाती है। जो जो संघ के सरसंचालक कह रहे हैं और केंद्र सरकार जो बात कह रही है, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। या तो वो गलत कह रहे हैं या ये गलत कह रहे हैं। और सुनील अंबिकर ने एक किताब भी लिखी थी आरएसएस पर, तो उसमें भी उन्होंने यही दिखाया था कि किस तरीके से जो आरएसएस है वो इन सब मसलों पर अपने विचारों को फिर से बदल रहा है या नए सिरे से देख रहा है। जी जी जी। तो ये आज की बातचीत को तो मैं यही रोकना चाहूँगा, और आज की बातचीत में हमने यह चर्चा की कि जो रोज़-रोज़ की राजनीति है उसमें किस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, और साथ ही यह भी कि जो राजनीति है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उस पर ऐसे समूहों के हितों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही अल्पसंख्या में हैं या जो चुनावी राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और अगले अंक में हम मिलेंगे और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।